हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके अलावा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर फिर हमने स्यूडो फोर्स बताया था। ठीक है, तो जो भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, एक सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अंदर बॉडी अगर रखी हुई तो उस पर क्या लगेगा? स्यूडो फोर्स लगेगा। और वो स्यूडो फोर्स जो होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा उस सिस्टम के एक्सेलरेशन की अपोजिट होगी और उसका फार्मूला F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास उस बॉडी का और एक्सेलरेशन उस सिस्टम का, इस तरह से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। और इस पर हमने एग्जांपल भी देखा था, एक तो कार्ड वाला स्ट्रिंग लगी हुई है, अगर वो एक्सेलरेट करेगी तो सीधी रहेगी, थोड़ी सी तिरछी हो जाएगी। और इसके अलावा एक मोशन ऑफ लिफ्ट, ठीक है, लिफ्ट के अंदर एलिमेंट्री के अंदर किस तरह से मोशन होगी, किस तरह से फोर्स लगेगा, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था, उसके बारे में बताया था। और कुछ क्वेश्चंस दिए थे सॉल्व करने के लिए, तो उनके रिप्लाईज या आंसर अभी तक आए नहीं किसी के भी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक हम बेसिक चीज बताते हैं। हम डायग्राम बनाएंगे, इस बार बार बोलेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, शॉर्ट में वीडी। फ्री बॉडी डायग्राम क्या हो तो कोई सिस्टम होगा, सिस्टम ऑफ बॉडीज। ठीक है, सिस्टम ऑफ बॉडीज में बहुत सारी अलग बॉडीज होगी, ऑब्जेक्ट होगी। एफबीडी इज डायग्राम on choosing body free from surrounding, मतलब आसपास की सराउंडिंग सिर्फ एक ही बॉडी लेंगे हम जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम लेना सिंपल सा क्या, चूजिंग बॉडी जिसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, उसके आसपास जितनी भी सराउंडिंग होगी, अदर बॉडी है उन सबको हटा देंगे, सिर्फ एक ही बॉडी लेंगे free from surrounding। and vectors on the body shows direction and forces acting on the body। ठीक, मतलब जो फोर्सेस उस पे लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस, यहाँ फोर्स की बात करेंगे और तो बात हम करेंगे नहीं। तो वेक्टर्स जो भी होंगे वहां पर वो इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, डायरेक्शन होंगे, एरो से शो करेंगे डायरेक्शन, और साथ में फोर्स भी बताएंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। जितने भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं जिनकी वजह से बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है, उन सभी फोर्सेस को शो करेंगे किसी भी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर। तो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब कुछ स्पेशल चीज नहीं है, उसमें कुछ नहीं है। उसमें क्या है, हम एक डायग्राम बनाएंगे, उसके अंदर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं सिर्फ उन्हीं को शो करेंगे। और हम बना भी चुके हैं सब फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे हमने वो एग्जांपल लिया था कार्ड वाला एक्सेलरेट सिस्टम, उसमें ये स्ट्रिंग से सस्पेंडेड, ये इस तरह से ये एक बॉडी थी। ठीक, तो इस पर देखेंगे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे थे। तो एक लग रहा था इधर स्यूडो फोर्स, अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो एम ए, एक इधर लग रहा था एम जी, और इधर स्ट्रिंग के अंदर एक टेंशन फोर्स प्रोड्यूस। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो सिर्फ इस वाली बॉडी को ले लूंगा बस, ये इतनी सी बॉडी को ले ली, इस पर इधर लग रहा है एम ए, इधर लग रहा है एम जी, और इधर लग रहा है टेंशन टी। ये फोर्सेस बन गए, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। तो कुछ नहीं करना इसमें, बाकी और कार्ड वार्ड जितनी भी चीज थी सबको हटा दिया, सिर्फ इस बॉडी को लिया और इसको कौन कौन से फोर्सेस शो कर रहे हैं वो वेक्टर्स शो कर दिए, लाइन से शो कर दिए। ठीक है, बस इतना सा फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो हम यहाँ बस जो सॉल्व करेंगे इसमें आगे तो सब में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे, तो इसलिए ये टर्म्स ऐसे बताना जरूरी है। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब बात करते हैं हम इसमें आगे न्यूटन्स लॉज को कैसे अप्लाई करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें पढ़ रहे हैं हम कांटेक्ट फोर्स।
कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जिसमें भी हम फोर्स में दो बॉडीज कांटेक्ट में हो, किसी के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट में हो या किसी स्ट्रिंग के थ्रू, रस्सी के थ्रू बंधी हो, ठीक है, किसी एक सरफेस के ऊपर दूसरी सरफेस चल रही, फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। तो जितने फोर्सेस जिसमें बॉडी किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है, आपस में जुड़ी है किसी सॉलिड मीडियम के थ्रू, तो उसको हम बोल सकते हैं कांटेक्ट फोर्सेस, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है। और एक फील्ड फोर्स भी होता है, उस फील्ड फोर्स को अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे हम। फील्ड फोर्स क्या है, जो डिस्टेंस से लग जाता है, कुछ भी कनेक्टेड नहीं किसी भी तरह से, फिर भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे दो मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, दो चार्जेस अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, इसको मैं ड्रॉ करूंगा, अपनी हमेशा चल जाएगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सारे फील्ड फोर्सेस है जो डिस्टेंस से लग जाते हैं, तो इनकी बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ सिर्फ कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे कांटेक्ट होगा कुछ ना कुछ किस तरह का, तो उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग एग्जांपल लेंगे, जैसे ये केसेस ले लेते हैं, ठीक है, टू ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट। तो ये वाला एग्जांपल लेते हैं पहले हम, दो ब्लॉक बना लेते हैं इस तरह से। तो ये वाला हो गया M1 और एक दूसरा एक और ब्लॉक हो गया M2, ये दो ब्लॉक है M1 M2, ठीक है, कांटेक्ट में रखे हुए हैं। ये सारे सरफेस जो है, ऑल सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगाएंगे, अभी हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जब फ्रिक्शन पढ़ लेंगे तो फ्रिक्शन भी अप्लाई कर लेंगे इसी में। अभी फ्रिक्शन नहीं पढ़ रहे तो फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करेंगे। अभी ब्लॉक्स ऐसा रखे हुए, कांटेक्ट में रखे हुए, यहाँ कनेक्टेड है इस तरह से, मतलब चिपका नहीं रखे हमने, ठीक है, बस ये ब्लॉक और इससे चिपक के दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, फिक्स नहीं है पर ये, मतलब ये अलग जा सकता है, ये अलग जा सकता है, ऐसा कुछ ऐसे नहीं रखा हमने। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, एक्सटर्नल फोर्स। तो ये फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, फोर्स अप्लाई होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ से क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, उसका मोमेंटम चेंज होगा। सो फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये भी क्या करेगा, एक्सेलरेट। अब ये आगे शिफ्ट होगा तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो दोनों को दोनों एक साथ एक्सेलरेट होंगे, सेम एक्सेलरेशन से। जितना आगे जाएगा वो उसको भी उतना ही आगे लेके जाएगा, जितनी वेलोसिटी इसकी होगी इसकी भी उतनी ही वेलोसिटी होगी, जितना एक्सेलरेशन इसका हो उतना एक्सेलरेशन इसका भी होगा, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं यहाँ से, तो ये दोनों का एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं, आगे की तरफ जाएंगे तो इसको फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम हो जाएगा ए, एक्सेलरेशन निकालने का सबसे सिंपल मेथड क्या है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, ठीक है। सेकंड होता है F इक्वल्स टू m, तो A इक्वल्स टू F बाय m, फोर्स अपॉन मास। तो यहाँ पर नेट फोर्स अपॉन मास या नेट एक्सटर्नल फोर्स, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कैंसिल हो रहा है, सिर्फ F लग रहा है, ये वाला फोर्स, ठीक है। और एक्सेलरेशन जिस डायरेक्शन में कर रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स लेना है, नेट फोर्स उसी डायरेक्शन नेट फोर्स, इस तरफ नेट फोर्स है हमारा F अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास क्या हो जाएगा, दोनों ब्लॉक्स का मास m1 प्लस m2, तो ये आएगा हमारा एक्सेलरेशन, नेट फोर्स अपॉन मास। बहुत सिंपल, ऐसे फाइंड कर लेंगे। अब क्या होता है, m1 ये इस पे मूव करता है, तो ये मूव करेगा तो इसके कांटेक्ट में, तो ये इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, m1 इस पे फोर्स अप्लाई करता है m2 पर, m1 ने m2 पे फोर्स लगाया, मान लेते हैं फोर्स r है, ठीक है, फोर्स r से शो कर रहे हैं, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ, यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई कर देना, न्यूटन्स थर्ड लॉ से क्या होगा, इसने इस पे फोर्स लगाया तो सेम उसी टाइम ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसी अमाउंट में, सेम अमाउंट में, कितना r, अपोजिट डायरेक्शन। तो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसको हम एक्शन रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं, किसी एक को एक्शन है तो दूसरे को रिएक्शन, ये एक्शन हो जाएगा ये रिएक्शन, तो एक्शन रिएक्शन फोर्स हो जाएंगे, तो आगे शो कर रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब इसी की वैल्यू निकालेंगे हम, रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, m1 पे बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ FBD ऑन m2 ब्लॉक, m1 ब्लॉक, ये ब्लॉक m1, तो बनाते हैं इसको। सिर्फ मैं m1 को ले रहा हूँ, इसको नहीं लेता, सब भूल गया मैं, मेरे दिमाग कुछ नहीं है, सिर्फ m1 है,
अब मैं देखूंगा M1 पर कौन कौन से फोर्स है। ध्यान देना, यहाँ पे सिर्फ वही फोर्स बनाएंगे जो उस बॉडी पर लग रहे हैं, सिर्फ वही फोर्स बनाएंगे। उस वो बॉडी कितना फोर्स लगा रही है उसको नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ वही वाले फोर्स लिखूंगा जो M1 पर लग रहा है, फोर्स ऑन M1। ठीक है, M1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो नहीं लिखेंगे। तो ये M1 की वजह से R लग रहा है ये इस तरफ, इसको नहीं बनाऊंगा मैं। एक इसको बनाऊंगा, ये वाला फोर्स लग रहा है और ये वाला फोर्स लग रहा है, तो दोनों को बना देते हैं। F लग रहा है इस तरफ और R लग रहा है इस तरफ। F इधर लग रहा है, R इधर लग रहा है। अब देखते हैं इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है। तो नेट फोर्स इधर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन इधर बनाया हमने, तो एक्सेलरेशन इसका आगे की तरफ, ये इस तरफ एक्सेलरेशन है इसका। तो ये M1 इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये ज्यादा है फोर्स और ये वाला फोर्स कम है। ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है। और देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या लिख सकते हैं यहाँ पर हम, नेट फोर्स लिख सकते हैं। देखो नेट फोर्स रहेगा बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर्स होते हैं तो उनको रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी सबट्रैक्ट करेंगे, बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करेंगे, तो F माइनस आर इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़े में से छोटे को सबट्रैक्ट करके, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, इधर कम फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, तो 50 माइनस 20, ठीक है, ये नेट फोर्स हो गया। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन ये हो गया। तो यहाँ से r की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, सिंपली क्या लिखूंगा, r को इधर ले जाते हैं, m1 a को इधर ले जाते हैं, तो r इक्वल्स हो जाएगा f माइनस m1 a, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास, f अपॉन m1 प्लस m2, इसको पुट कर देंगे। चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हैं, दोनों में f कॉमन आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो m1 प्लस m2 पर माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये रिएक्शन फोर्स आ गया मेरे पास, r इक्वल्स टू m1 m1 कैंसिल, ऊपर m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू f, ठीक है। तो ये आ गया रिएक्शन फोर्स इस पे जो लग रहा है। अब चेक करते हैं कि इस पर कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल आने चाहिए, तो इसमें भी चेक कर लेते हैं। इसमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, m2 पर भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, एफबीडीएम ब्लॉक m2, अब m2 पे बनाओ। m2 पे हम देखेंगे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो ये बना दिया मैंने m2, और इस पे फोर्स, इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ये वाला r, जिसकी वजह से मूव कर रहा है ये, ठीक है। तो r लग रहा है इस तरफ, उसको बना दो r को, ये r एक्सेलरेट किधर कर रहा है, इसी तरफ कर रहा है, r की तरफ एक ही फोर्स लग रहा है, तो जिधर फोर्स लगेगा वही एक्सेलरेट करेगा। तो ये फोर्स है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। r इक्वल्स टू लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो। क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू, f अपॉन m1 प्लस m2, इसको पुट कर देंगे f अपॉन m1 प्लस m2। देखो ये दोनों सेम आ रहा है, इस पर रिएक्शन निकाला और m2 पे निकाला रिएक्शन, तो दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब न्यूटन थर्ड लॉ सही है, इतना फोर्स इस पे लग रहा है इतना इस पे लगेगा, बस डायरेक्शन दोनों की अपोजिट हो जाएगी। तो ये हम रिएक्शन फोर्स फाइंड कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। विद टू ब्लॉक्स इन कांटेक्ट था, चलो इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 ब्लॉक्स इन कांटेक्ट लेते हैं। यहाँ पे सारी सरफेसेस हम फ्रिक्शनल लेंस लेंगे। ये हो गया पहला वाला m1, दूसरा वाला हो गया m2, तीसरा वाला हो गया m3, ठीक है। m1 m2 m3 हो गए, ये हमारे पास है। अब ऐसा लगता है चलो इनको वैल्यूज पुट कर देते हैं m1 m2 की, थोड़ा इजी रहेगा। तो ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसको फुल केजी ले लेते हैं, ये थोड़ा
और छोटा है इसको 2 kg ले लेते हैं, ये और छोटा है इसको लेते हैं 1 kg। ठीक है, 4 kg 2 kg 1 kg, इस तरह से ये ब्लॉक है। अब ये सारे सरफेस फ्रिक्शन है, ऐसे फोर्स लग रहा है इधर से, सपोज फोर्स को लेते हैं हम 28 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा है? 28 न्यूटन का फोर्स लगा है। 28 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो ये इस फोर्स की वजह से सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है यहाँ पे, और भी फोर्स लग रहा है, जैसे वेट लग रहा है इसका, और वेट की वजह से इस फ्लोर को तोड़कर वो नीचे नहीं जा सकते, तो इसकी मोशन इस तरफ नहीं हो सकती, मोशन सिर्फ वो क्या होगी, इसी तरफ होगी। ठीक है, तो जब तक इसकी वर्टिकल मोशन नहीं होती है, वर्टिकल किसी एंगल पे मोशन नहीं होती है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन हम लेंगे, ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन, तब तक हम वेट को कंसीडर नहीं करेंगे अभी के टाइम पे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए मैं वेट को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, जब फ्रिक्शन आएगा तब हम कंसीडर करेंगे, अभी नहीं करेंगे। वेट भी लगता है इनका, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स, और उसका भी काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, उसकी वजह से कुछ हो नहीं रहा, फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये 4 kg 2 kg 1 kg लग रहा है इस तरफ, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसी तरफ क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला, नेट फोर्स कौन सा है, ये रहा बस 28 न्यूटन अपॉन टोटल मास निकाल लो, 4 + 2 6 + 1 7, 28/7 कितना हो जाएगा, 4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ऐसा ऐसे यूनिट है, तो एक्सेलरेशन भी ऐसा ही यूनिट में जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास। अब पूछा कि 4 kg और 2 kg के बीच में कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है, या 2 kg 1 kg के बीच में कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो 4 kg 2 kg में मान लो फोर्स लग रहा है इस तरफ R1 फोर्स लगा है, तो 2 kg भी 4 kg भी फोर्स लगाएगी, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में R1 ऐसे ही 2 kg 1 kg में देखो, जैसे सरफेस चेंज होगी, इन दोनों के बीच में अलग रिएक्शन लगेगा और इन दोनों के बीच में अलग रिएक्शन लगेगा। दोनों के बीच में सेम रिएक्शन नहीं लेना है, यहाँ और यहाँ सेम रिएक्शन नहीं होगा, यहाँ पे अलग रिएक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे अलग रिएक्शन फोर्स होगा। यहाँ पर मान लेते हैं रिएक्शन फोर्स इधर R2, इधर भी R2, फिर यहाँ को ये कर लेता, यहाँ R3, यहाँ R3, यहाँ R4, यहाँ R5, ऐसे चलता है अलग अलग रिएक्शन फोर्स। तो ये इधर R2 इधर R1 लग रहा है। अब मुझे R1 R2 की वैल्यू निकालनी है, तो R1 R2 की वैल्यू निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो पहले M1 पे बना लेते हैं, FBD on M1 कैसे, M1 मतलब 4 kg, तो ये बना लिया हमने 4 kg। कौन कौन से फोर्स लगे 4 kg पर, इधर लगा है 28 न्यूटन और इधर लग रहा है R1, और कोई लग रहा है नहीं, लग रहा है इस डायरेक्शन में, ये 2 kg पे R1 लगा है और इधर से 28 लग रहा है, और इधर एक्सेलरेट कर रहा है इस तरफ, तो ये हो गया इधर का एक्सेलरेशन, आ गया एक्सेलरेशन। अब हम नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 28 - R1 = मास इनटू एक्सेलरेशन 4 × a, और a की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 4, पुट कर देंगे और R1 निकाल लेंगे, R1 इधर जाएगा इधर आ जाएगा, तो R1 = 28 - 4 × 4 that means 16, 28 - 16 that means 12 न्यूटन। तो यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना है, 12 न्यूटन है इस जगह पर। ठीक है, अब मान लो R2 निकालना है, तो मैं 1 kg भी बना रहा हूँ, 2 kg भी बना के भी निकाल सकते हो। FBD on 2 kg, तो ये हो गया हमारा 2 kg। कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, सिर्फ R2 लग रहा है इस तरफ और कोई भी नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो ये हो गया R2। 2 kg नहीं 1 kg भी बनाते हैं, 1 kg भी बना रहे हैं इस लास्ट वाले को सिर्फ, है ना। तो रिएक्शन फोर्स इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो R2 = मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 4, 1 × 4 कितना आएगा 4 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच रिएक्शन फोर्स लगा है कितना 12 का,
और इन दोनों की रिएक्शन फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन। एकदम सिंपल। कैसे? सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, फिर किसी एक पर एफपीडी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उस पर रिएक्शन आ जाएगा, दूसरे पर एफपीडी बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, उस पर आ जाएगा। अब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम देखकर, यहाँ से सिर्फ डायग्राम देखकर तुम रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। मुझे R1 निकालना है, ठीक है? तो मैं देखूंगा इधर से सबसे पहले फोर्स किधर से लग रहा है, इस तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है? अगर इधर से फोर्स लगेगा तो फिर अलग हो जाएगा। इधर से लग रहा है फोर्स, मुझे निकालना है R1 लग रहा है, तो जिधर से फोर्स लग रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर इसको छुपा दो, यहाँ से फोर्स लग रहा है और जहाँ पे रिएक्शन फोर्स लग रहा है उस पूरे पोर्शन को मैंने छुपा दिया। तो देखूंगा बचा कौन सा, ये और ये बचा, तो इसका टोटल मास लिखूंगा। कितना मास है इसका? इसका 2 है, उसका 1 है, तो टोटल मास हो गया 2 + 1 3 के बाद अब जितना भी मास है पूरा सब कुछ सबको लिखूंगा। सब पूरा मास कितना है? 4 + 2 + 1 कितना हो गया? 7 * ऐसे लिख दिया नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 28। सिंपलीफाई करेंगे इसे 4 × 3 12, तो 12 में आ रहा था हमारा आंसर R1 की वैल्यू। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ा नहीं, इक्वेशन बनानी पड़ी नहीं, डायरेक्टली आ गया। चलो R2 को देखते हैं, R2 निकलता है निकलता। यहाँ रिएक्शन निकालना है, एक्सटर्नल फोर्स इधर से लग रहा है तो पूरे पोर्शन को छुपा दो। जहाँ पे रिएक्शन निकालना है और जहाँ से फोर्स लग रहा है उस पूरे पार्ट को छुपा दिया। छुपाने के बाद मुझे क्या दिख रहा है? सिर्फ 1 kg दिख रहा है। क्या दिख रहा है? सिर्फ 1 kg। R2 = 1 अपॉन में पूरा जितना भी मास है 4 + 2 + 1 7 into एक्सटर्नल फोर्स 28। सॉल्व कर लो। 7 × 28 फिर 4 न्यूटन। पहले भी नहीं आ रहा, ऐसा हम चाहे तो किधर भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर बढ़ा दो। मान लो तुम्हें यहाँ रिएक्शन निकालना है, इस जगह पे रिएक्शन निकालना है, तो इस पूरे पोर्शन को छुपा दो, क्योंकि इधर से लग रहा है फोर्स। इस पूरे पोर्शन को छुपा दिया मैंने। अभी बचा जिसका मास ऐड किया, इसका टोटल मास ऊपर लिखेंगे, ठीक है? फिर अपॉन में इस पूरे का मास आएगा, अपॉन में इनटू एक्सटर्नल फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर आ जाएगा आंसर। अब मान लो अगर फोर्स लगता है इधर से, मान लो इधर से फोर्स लगा रहा हूं, मान लो 35 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, मुझे निकालना है यहाँ पे रिएक्शन, इस जगह पे कितना रिएक्शन लग रहा है। तो जहां रिएक्शन लग रहा है और जिधर से एक्सटर्नल फोर्स है उस पूरे को छुपा दो ऐसे, ठीक है? अब बचे जिनको ऐड कर दो, तो 4 और 2 बचा, तो 4 + 2 = 6। तो यहाँ पे रिएक्शन निकालना है मुझे R2 की वैल्यू, तो ऊपर लिखूंगा मैं 6, ठीक है? इसको छुपा दिए, इसको ऐड किया 6। अब फिर पूरे को ऐड कर दो, कितना है? 7 into एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है? तो ये 5 टाइम्स 5 into 6 ये 30 न्यूटन आ जाएगा। और तुम चाहो तो इसको हमारा जो एक्चुअल मेथड है उस मेथड से कैलकुलेट करना, इससे मत करना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसके ऊपर सॉल्व करना, देखिए क्या आता है, इसको चेक करेंगे। अब मान लो यहाँ पे निकालना है, ठीक? इस जगह पे निकालना है, तो यहाँ रिएक्शन निकालना है, यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, पूरे को छुपा दिया, बचा कितना? 4 kg, तो 4 को ऊपर लिखेंगे, अपॉन में पूरे का सम इनटू एक्सटर्नल फोर्स। सिंपलीफाई करेंगे तो 5 × 4 20 न्यूटन। अब इसको तुम खुद से चेक करना, कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, एक्सेलरेशन निकालना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ये करेक्ट आता नहीं आता, शॉर्ट ट्रिक से जो हमने किया उससे आता नहीं आता, ठीक? तो ये इस तरह से हम चाहे तो कर सकते हैं, ठीक? तो ये हो गया हमारा कांटेक्ट फोर्स में केस 1 केस 2। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केस 3 के अंदर से जाओ टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मतलब रोप हो जाएगा, रस्सी रहेगी कुछ भी, तो उसको स्ट्रिंग ले लेंगे।
वायर भी ले सकते हैं चाहे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग मतलब क्या होता है, जब किसी स्ट्रिंग को, किसी रस्सी को हम खींचेंगे, ठीक है, इधर से मान लो बांध दिया, इधर से खींच रहे हो, या दोनों तरफ से खींच रहे हो, उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाती है, एकदम टाइट हो जाती है। वायर को खींचोगे तो वायर भी टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अंदर, उनके अंदर फोर्सेस लगते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे हम उसको स्ट्रेच कर खींचने लगते हैं तो क्या लगता है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस लगते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं जो स्ट्रेच करते हैं उसको अपोज करते हैं। अगर हम इस तरफ फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा वो इस तरफ फोर्स अप्लाई करेगा। हम इस पे इधर फोर्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगा वो इधर लगेगा, और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये टेंशन फोर्स है, ठीक है। When a string is stretched, intramolecular forces acts in opposite direction of external forces. These intramolecular forces are known as tension in the string. ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, इन्हीं को हम टेंशन फोर्स बोलेंगे, तो टेंशन फोर्स हो जाएगा। तो ये मान लो कोई भी रोप है, तो रोप की तरह बना देते हैं इसको, थोड़ा सा मोटा, ठीक है। तो ये से अपोजिट डायरेक्शन, इस तरफ ऐसे टेंशन लगेगा। तो टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, किसी भी, जैसे कोई भी स्ट्रिंग है तो उसमें जो टेंशन फोर्स लगता है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, या जो एक्सटर्नल फोर्स जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा मैं शो करना चाहूँ, ये दो ब्लॉक ऐसे कांटेक्ट में स्ट्रिंग के थ्रू, ये बीच में स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। इधर तुम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगाओगे तो ये आगे किसकेगा, ये इसको भी किसका आएगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पर जो टेंशन लगेगी वो टेंशन हमेशा ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, जहाँ से जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ से जुड़ा हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन बनाना है। तो टेंशन जब भी बनाओगे तो वो क्या होगा, जहाँ से वो कनेक्टेड होगा, कांटेक्ट में होगा जहाँ से भी, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ इधर कांटेक्ट में तो इधर बनाना, ठीक है। और इसमें जो लेंगे हम, फॉर एन आइडियल स्ट्रिंग। अब आइडियल स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, ज्यादातर जो पढ़ेंगे हम आइडियल स्ट्रिंग पढ़ेंगे। आइडियल स्ट्रिंग की क्या होगा, मतलब वो होगी मासलेस, मतलब इसका कोई भी मास नहीं होगा, जो पॉसिबल नहीं है पर हम मान लेते हैं, मासलेस होगी एंड inextensible, massless, inextensible और frictionless मिलते हैं। frictionless मतलब उसका मास नहीं होगा, ठीक है। मास नहीं होगा तो जो पूरी स्ट्रिंग होगी, एक स्ट्रिंग पूरी की पूरी, उसके सभी पॉइंट्स पर टेंशन सेम रहेगी, ठीक है। massless मतलब टेंशन at all points of string is same, सभी जगह पर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, है ना। मैग्नीट्यूड यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है मतलब उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। जैसे स्प्रिंग होती है या कोई भी रबर हो गया हमारा, खींचा तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। स्प्रिंग को खींचेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो हम रस्सी लेंगे, वायर लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो
उसकी लेंथ क्या होगी, वो इंक्रीज नहीं होगी, वो इनएक्सटेंसिबल होगी, एक्सटेंड नहीं होगी, उसकी लेंथ नहीं बढ़ेगी। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि इसकी हर पोर्शन जितनी भी इससे बॉडीज कनेक्टेड है, ये वाली बॉडी जितनी बॉडीज कनेक्टेड है, जब इनएक्सटेंसिबल होता है तो जितनी बॉडीज कनेक्टेड होती है सभी बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम होता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो बॉडीज है उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो इनएक्सटेंसिबल क्या होगा, acceleration of bodies connected to spring connected to string are same, सबका सेम रहेगा। तो जब भी आइडियल हम कंसीडर करेंगे मासलेस सभी पॉइंट्स पे टेंशन से इनएक्सटेंसिबल जितनी भी उस स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड जितनी भी बॉडीज होगी उन सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक अलग सी कंडीशंस आएंगी जिनमें थोड़ा सा अलग बॉडीज का जो कनेक्टेड है उनका एक्सेलरेशन डिफरेंट हो सकता है, पर यहाँ पर अभी सेम रहेगा। ठीक है, उसको शो करेंगे हम अलग से भी बाद में। ये हो गया फ्रिक्शनलेस में भी पूरा फ्रिक्शनलेस ही पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ठीक है, फ्रिक्शन आने से क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अलग अलग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट्स पर टेंशन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो ऐसे पुली वगैरह हमने कुछ लगा दी और ये ऐसे स्ट्रिंग से पास हो रही है, इधर जाके इधर आ रही है। अगर ये फ्रिक्शनलेस है पूरी की पूरी तो यहाँ पर टेंशन सेम रहेगी। मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, टेंशन सेम रहेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पर मान लो फ्रिक्शन आ गया, जो एक्चुअल में फ्रिक्शन होता है, ठीक है, पुली और रॉक के बीच में एक्चुअल में टेंशन होता है, पर हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो फ्रिक्शनलेस जब लेंगे, जो फ्रिक्शनलेस लेंगे, ठीक है, तब टेंशन सेम रहेगा। बट जो फ्रिक्शन कंसीडर कर देंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर टेंशन अलग अलग हो जाएगा। इफ स्प्रिंग is not frictionless, फ्रिक्शनलेस नहीं होगी तब यहाँ पर टेंशन डिफरेंट होगा। पर अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस है पूरी सरफेस वगैरह सब, तो यहाँ पर टेंशन सेम रहेगी। तो इस तरह से हम टेंशन की बात करेंगे अगर फ्रिक्शन नहीं। अब मान लो मासलेस नहीं है, मास है, अगर तो इसमें कंडीशन मिलती है if string has mass ध्यान सुनना, if string has mass then at different points टेंशंस आर डिफरेंट, अलग अलग पॉइंट पे टेंशन डिफरेंट होगी। जैसे मान लो इस तरह से ब्लॉक है, ठीक, तो नॉर्मली जब भी हम मास वाली स्ट्रिंग शो करेंगे तो उसको थोड़ा सा मोटा बनाएंगे, ऐसे। तो स्ट्रिंग के पास मास है, इसके पास मास है, तो यहाँ पर मान लो हम खींच रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जैसे खींच रहे हैं इसको, तो ये आगे जाएगा, ऑब्वियसली आगे जाएगा। बट इसमें क्या होगा, अलग अलग पॉइंट्स पे टेंशन अलग अलग होगी। यहाँ पे अलग टेंशन होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे अलग होगी, सब जगह अलग अलग टेंशन होगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर टेंशन मैक्सिमम होगी, जहां पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वहां पर टेंशन मैक्सिमम होगी उसमें। ठीक है, और जो दूसरा एंड होगा यहाँ से डिक्रीज होती जाएगी, होती जाएगी, और इस वाले पॉइंट पर टेंशन मिनिमम होगी। डायरेक्शन वही, इधर इसमें टेंशन की डायरेक्शन इधर होगी, इसमें इधर होगी टेंशन की डायरेक्शन। और मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो टी मैक्स होगा वो इस फोर्स के डायरेक्टली इक्वल होगा। न्यूटन थर्ड लॉ से इस वाले पॉइंट पर जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इस तरफ लगेगा, तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों इक्वल होंगे। पर अगर ये मासलेस होती तो यहाँ पर सब जगह टेंशन क्या होता,
सेम होगा। इसका मतलब यहाँ वाली टेंशन भी इसके इक्वल और ये वाली टेंशन भी इसके इक्वल, बीच में टेंशन वो भी इसके इक्वल, सारी टेंशन इस फोर्स के इक्वल होती है। पर अगर मास है तो नहीं होगा ऐसे, अलग अलग पॉइंट्स पर टेंशन अलग अलग होगी। यहाँ पर मैक्सिमम होगी, इस तरफ बढ़ते जाएंगे, डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी। ठीक, इसका चाहे तो हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। Example, consider a uniform row. स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं, of mass m and length l, mass m, length l is pulled by a force capital F on a frictionless surface. ठीक है, frictionless ले रहे हैं surface. Then tension in the string at a distance x from the end where force is applied. तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, जहां से जिस एंड से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कि वहां से x डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू बतानी है। l m मास है, l लेंथ है, f फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, मास कंसीडर किया तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ इस जगह। ठीक है, ये हुई हमारी रो, इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। ठीक है, इसकी पूरी लेंथ L है। अब यहां से x डिस्टेंस पर मुझे इस जगह पे टेंशन बतानी है, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का बहुत इजी सा मेथड है। इजी सा मेथड क्या है, मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा, ये वाला पोर्शन अलग और ये वाला पोर्शन अलग, ये दोनों को अलग अलग पोर्शन में कंसीडर कर लूंगा। ठीक है, देखो इसको मैं रब कर देता हूँ अभी यहाँ से। तो इस वाले पोर्शन को ले रहा हूँ, बस यहाँ पे टेंशन लगेगी, तो ये इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे शो कर देता हूँ एक मास की तरह। ठीक है, इस पे फोर्स लग रहा है इधर F, इधर मुझे टेंशन बतानी है, क्योंकि टेंशन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर लगी, तो इस वाला जो पोर्शन है उस पर टेंशन इधर लगी होगी और इस वाले पोर्शन पे टेंशन इधर लगी होगी, TOT टेंशन लगी होगी। इसकी वैल्यू भी निकाली हमने। अब पूरी का मास m है, तो x लेंथ का मास हम बता सकते हैं, देखो कैसे, l लेंथ का मास है कितना m, तो यूनिट लेंथ का क्या हो जाएगा m by l, x लेंथ का मास कितना हो जाएगा m by l into x। इसका मास है मेरे पास m x by l, इतना मास है, फोर्स लग रहा है ये x। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, इसका टेंशन की वैल्यू बता सकते हैं, एलबीडी बना करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसके ऊपर, और इसका एक्सेलरेशन भी देख लेते हैं। टोटल एक्सेलरेशन तो क्या आएगा, इसके पूरे का एक्सेलरेशन होगा इस तरह स्ट्रिंग का, हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन इस पूरे का टोटल मास। टोटल मास कितना है m, तो फोर्स अपॉन मास, तो ये इधर आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो, ये वाला पोर्शन, p की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। कैसे, फ्री बॉडी डायग्राम ये आगे जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो नेट फोर्स F माइनस टी, ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास m x by l, और एक्सेलरेशन F by m, कैंसिल, तो ये F माइनस टी इक्वल्स टू x l by f,
टी की वैल्यू निकालेंगे, टी को इधर ले आएंगे, एफ को इधर ले आएंगे, कर लो सॉल्व। ये आ गया टी इस तरफ, ये हो गया एफ माइनस एक्स बाई एल इंटू एफ, एफ कॉमन आ जाएगा, एल ऊपर पहुंचेगा तो एल माइनस एक्स अपॉन एल, ये आंसर हो जाएगा मेरा। तो ये क्वेश्चन था, एक यूनिफॉर्म रोप है, उसका मास m, लेंथ l, अगर मास नहीं भी दिया हो तो मास को तुम कंसीडर कर सकते हो हमारी तरफ से, लेट मास ऑफ द रॉड इज m, इस पूरे का मास m है, f फोर्स लग रहा है, सरफेस फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन नहीं है तो मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब जहां पर भी तुम्हें टेंशन निकालनी है, यहाँ टेंशन निकालनी है एक्स डिस्टेंस पर, तो इस वाले पोर्शन को अलग ले लो, तो इतने पोर्शन को मैंने अलग ले लिया, इधर थोड़ा बड़ा सा बना दिया मैंने, ठीक है। उस पोर्शन में निकाल लो तुम मास पहले, कैसे निकालेंगे, पूरे का मास m है, l लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का m बाई l, तो ये x लेंथ है ये वाली, तो x लेंथ का मास m x बाई l, ठीक है। ये मास आ गया इसका, ये फोर्स, और यहाँ पे टेंशन निकालनी है, इस तरफ लग रही होगी क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन रहती है टेंशन, इस पे इधर टेंशन लग रही होगी, ठीक है, इधर फोर्स, तो ये F माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सिंपलीफाई कर लेंगे और वहां से x डिस्टेंस पे कितनी टेंशन आ जाएगी, L माइनस एक्स अपॉन एल इनटू एफ, हो गया सब, ठीक है। तो अब और भी एग्जांपल देखते हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग टेंशन फाइंड करने के। चलो देखते हैं, टू ब्लॉक्स अटैच्ड बाय अ स्ट्रिंग, तो दो ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से अटैच्ड है, उसको देख लेते हैं। टू ब्लॉक्स अटैच्ड बाय स्ट्रिंग, इस तरह से ये एक ब्लॉक M1, ये दूसरा ब्लॉक M2, ठीक, और ये स्ट्रिंग से अटैच है दोनों, सरफेस सारी फ्रिक्शनलेस लगी हैं यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसका मान लेते हैं, इसका M2 कुछ भी ले सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंग। अब इसमें फोर्स लगा रहे हैं हम इधर इस तरफ F, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है इस तरफ F। अब जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो सिंपल समझना है, देखो ये फोर्स लगा इसकी वजह से ये आगे जाएगा, आगे जाएगा, स्ट्रिंग टाइट होगी, टाइट होगी तो इसको क्या लगेगा, टेंशन, जो कांटेक्ट वाला है जहां से अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है टेंशन, तो इधर टी इधर लगेगा, ठीक है। तो ये F इक्वल्स टू ये M1 M2, ये टी इधर लग रहा है, इधर टेंशन लग रही है, अलग अलग डायरेक्शन फोर्स लग रहा है। अब क्या करना है, सबसे पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन तो अपने आप बता सकते हो इसमें किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन देखो क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो जो नेक्स्ट यहाँ पर जो फोर्स लगी वो एक्सटर्नल फोर्स होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ F लग रहा है, ये T जो है टेंशन, ये जब हमने फोर्स अप्लाई किया उसके बाद प्रोड्यूस हुआ टेंशन, जो टेंशन जो प्रोड्यूस होती है वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर, तो इसको हम एक्सटर्नल फोर्स में नहीं लेंगे कभी भी, टेंशन को एक्सटर्नल फोर्स में लेंगे, एक्सटर्नल फोर्स में हम लेंगे यहाँ पर सिर्फ F जो हमने अप्लाई किया है। तो एक्सेलरेशन E इज इक्वल टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास M1 प्लस M2, ठीक है। अब हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, टेंशन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो बना दो फ्री बॉडी डायग्राम, तो FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑन M1 पे बना रहे हैं सबसे पहले, ये हो गया M1, कौन सा फोर्स लग रहा है, F इधर लग रहा है और टेंशन इधर लग रहा है, और ये एक्सेलरेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स इधर लग रहा है तो ये भी एक्सेलरेशन से जाएगा, ये स्ट्रिंग जो है ये इनएक्सटेंसिबल है तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, जितना ये मूव करेगा आगे उतना ये भी मूव करेगा आगे, क्योंकि इसकी लेंथ कम ज्यादा नहीं हो रही, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा आगे की तरफ, इस तरफ। इक्वेशन कैसे बनानी है, इक्वेशन बना दीजिए, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो जाए कर रहा है मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है, तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो F माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन M1a, तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी F माइनस M1a, और a का वैल्यू ये रहा
एफ अपॉन m1 प्लस m2, एफ कॉमन आ जाएगा दोनों में, एलसीएम लेंगे, m1 प्लस m2 आएगा एलसीएम, यहाँ m1 प्लस m2 माइनस m1 कैंसिल, तो टी आ गया m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू f। ये हो गया सॉल्व, ये टी की वैल्यू आ गई। अब चाहते तो हम टी की वैल्यू m2 से भी निकाल सकते थे, तो एफडी ऑन m2, अगर m2 पे एफडी का तो देखो क्या आता, तो m2 बना एफडी, तो ये हो गया m2, इधर लग रहा है t और कोई फोर्स लग रहा है, इधर एक्सीलरेट करेगा तो t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, t इक्वल्स टू m2a, और a का वैल्यू फोर्स अपॉन टोटल मास, पहले भी ये आ था, अभी वही आ रहा है, तो ऐसा हम टेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं जैसे ये 2 ब्लॉक्स है तो 2 की जगह 3 देख लेते हैं। Three blocks attached by strings, तो 3 ब्लॉक को अटैच करने के लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रिंग यूज में लेंगे। देखो कैसे, इसको करते हैं रफ, ठीक है, m1 m2 m3, ठीक, इधर ये फोर्स लगा रहे हैं F। चलो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे m1 की वैल्यू लेते हैं हम 2 kg, इसकी 4 kg, और इसके लेते हैं 5 kg। और फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं इस पर लेते हैं हम 44, ये फोर्स अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे फोर्स अप्लाई करूंगा मैं फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ऑब्वियसली मूव करेगा, आगे की तरफ जाएगा, तो ये स्ट्रिंग स्ट्रेच होगी, खींचेगी तो इसमें क्या आएगा, टेंशन आएगा, तो टेंशन यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन T1, इधर T1, ये दूसरी स्ट्रिंग है, जैसे स्ट्रिंग चेंज होगी टेंशन अलग होगी, अलग स्ट्रिंग है टेंशन अलग होगी, ठीक है, सेम स्ट्रिंग टेंशन सेम लेंगे, दूसरी स्ट्रिंग आएगी टेंशन अलग लेंगे, तो यहाँ पे अलग टेंशन लेना पड़ेगा, तो इस पर टेंशन लेंगे हम T2, यहाँ पर T2 अलग टेंशन। मेथड वही है, सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन आएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, तो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 44 न्यूटन है, इसको हम इनको नहीं लेंगे नेट फोर्स में, अपॉन टोटल मास 2 4 6 और 5 11, कितना आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, सपोज मुझे T1 निकालना है, तो इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा 2 kg पर, तो एफबीडी और 2 kg ब्लॉक क्या हो जाएगा, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बना दो, एक लग रहा है इस तरफ कितना 44 का, और एक अपोजिट डायरेक्शन इधर लग रहा है T1, और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, नेट फोर्स इधर लगा है तो सबका एक्सेलरेशन, इसका भी a होगा, इसका भी a होगा, और इसका भी a एक्सेलरेशन होगा, तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो स्ट्रिंग यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है, जितना ये मूव करेगा उतना ही इतना ही है। फिर देखो इक्वेशन लिखो कैसे, इधर जा रहा है तो इसका वैल्यू जा रहा है, इसका वैल्यू कम है, तो नेट फोर्स 44 माइनस T1 इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 4, तो 2 into 4 कितना हो जाएगा 8, तो T1 की वैल्यू आएगी T1 इक्वल्स टू 44 माइनस 8, दैट मींस 36 न्यूटन, इतना T1 लगेगा। सपोज T2 निकालना है तो मैं 5 kg पे एफबीडी बना दूंगा, तो T2 आ जाएगा, ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑन 5 kg, तो देखो ये 5 kg है, इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है T2 लग रहा है इस तरफ, तो T2 इक्वल से क्या हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है इसका भी 4 है, तो 5 into 4 20, T2 20 डायरेक्टली निकाल लेंगे, तो ये जल्दी आ जाएगा।
तो T1 आ गया 36, T2 आ गया 20 न्यूटन और ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे टेंशन निकालने तो आ गया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है सेम इसी क्वेश्चन की। किस तरह से फोर्स जो है हम इधर लगा रहे हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू 44 न्यूटन का इधर फोर्स लगाया हमने। अब ये T1 T2 की वैल्यू बताइए, T1 कितना आएगा और T2 कितना आएगा। पहले क्या आ रहा है, T1 36 आ रहा है, यहाँ पर टेंशन और यहाँ पर टेंशन 20 आ रही है। अब हमने F का डायरेक्शन इधर कर दिया, तो अब कितना आएगा तो वो तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। अब हम अलग टाइप के क्वेश्चंस पे आते हैं। अलग टाइप के क्वेश्चन पे हम पुली यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेते हैं हम ब्लॉक्स एंड पुलीज। इसमें अलग अलग केसेस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी हम समझाएंगे। तो ब्लॉक्स एंड पुली, तो इसमें लेते हैं केस 1 इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सब फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, सब आइडियल केस लेंगे हम। ये ऐसे पुली लगी हुई है, ठीक है, और इसके ऊपर से स्ट्रिंग जा रही है, इधर से घूम कर इधर आ रही है। यहाँ अटैच्ड है मास M1 और यहाँ लगा हुआ है M2। ठीक है, M1 M2 ऐसे लगे हुए। मान लेते हैं M1 की वैल्यू जो है थोड़ी ज्यादा है और M2 की वैल्यू कम है, ऐसा ले लेते हैं। फ्रिक्शन लॉस वगैरह सब ये इस तरह से बना हुआ है सिस्टम। तो क्या होगा, ये वाला मास ज्यादा है, ये वाला मास कम है, तो खुद से सोचो क्या होगा। यहाँ पर कौन नीचे जाएगा, कौन ऊपर जाएगा। तो जिसका मास ज्यादा है वो जाएगा नीचे की तरफ, और जिसका मास कम ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक देखो पूरी एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, तो इसमें देखना जितना नीचे ये जाएगा उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, जितनी लेंथ तक नीचे जाएगी, मान लो 2 सेंटीमीटर इधर से नीचे जाता है तो इधर से 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, तो जितनी पोजीशन इसकी नीचे जाएगी उतनी पोजीशन इसके ऊपर जाएगी। तो ऐसे वेलोसिटी के लिए बोल सकते हैं, जितनी वेलोसिटी इसकी नीचे की तरफ होगी उतनी वेलोसिटी इसकी ऊपर की तरफ होगी। और यही सेम चीज मैं एक्सेलरेशन के लिए बोल सकता हूँ, जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका ऊपर की तरफ होगा। ऐसा मैं लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है यहाँ से। ठीक है, बस डायरेक्शन यहाँ पे अलग अलग होगी, ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, क्योंकि मास इसका डिफरेंस की वजह से नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी स्ट्रिंग सेम है, तो टेंशन हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अपोजिट बनाते हैं। तो इधर टेंशन की डायरेक्शन इधर बना हुआ, इधर टेंशन की डायरेक्शन इधर, यहाँ इधर कनेक्टेड है, टेंशन की डायरेक्शन इधर, यहाँ इधर कनेक्टेड, टेंशन की डायरेक्शन इधर। तो ये से टेंशन बना देंगे और पूरी एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन पूरे में सेम रहेगी। ठीक है, अभी नीचे जाएगा किसकी वजह से, इसकी वेट की वजह से। वेट होता है मास इनटू जी, m1g इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा इस पे m2g। मुझे एक्सेलरेशन बताना है और टेंशन बतानी है, ए की वैल्यू भी आएगी और टी की वैल्यू भी आएगी। उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से देखो कैसे करेंगे, कोई फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम ऑन m1 भी बना देते हैं। तो ये हो गया m1 हमारा, नीचे लग रहा है कितना m1g, इस पे फोर्स ग्रेविटी बेस और ऊपर टेंशन लग रही है T, और एक्सेलरेट कर रहा है नीचे की तरफ। नीचे बनाया ना एक्सेलरेशन, तो नीचे जा रहा है, ये नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा है और ये कम है। क्या लगते हैं, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो m1g माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ से t का वैल्यू हो जाएगा m1g, इधर जाएगा इधर जाएगा माइनस m1a, जो कि इक्वेशन 1। ऐसे बना फ्री बॉडी डायग्राम ऑन m2। m2 भी बना दो। m2 पे क्या क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है इस पर m2g और ऊपर लग रहा है t।
नीचे m2g ऊपर d लग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेट किधर कर रहा है, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है। ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है मतलब टेंशन की वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है। इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बड़े में से छोटे को सेपरेट करेंगे, t माइनस m2g इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो t की वैल्यू हो जाएगी यहां से m2g प्लस m2a, इसको कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर ध्यान से देखेंगे तो दोनों किसकी वैल्यू है, टेंशन की वैल्यू, ये भी टेंशन की वैल्यू, वो भी टेंशन की वैल्यू। तो क्या करेंगे हम, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे और सिंपलीफाई कर लेंगे। तो दोनों को इक्वल पुट करके सिंपलीफाई कर लो। दोनों को इक्वल पुट कर दें इसको फ्रॉम 1 and 2 m1g माइनस m1a इक्वल्स टू m2g प्लस m2a। इसको उधर ले आएंगे, इसको उधर ले आएंगे, तो ये तो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। देखो ये m1 है प्लस m2a इक्वल्स टू, ये इधर आया माइनस हो जाएगा m1g माइनस m2g। इस दोनों में a कॉमन बचेगा, m1 प्लस m2, इसको उधर ले आएंगे और दोनों में g कॉमन, m1 माइनस m2 इंटू जी, और उधर से m1 प्लस m2 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा एक्सेलरेशन, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन भी आ जाएगा। इस a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर दो, करो पुट नाउ t इक्वल्स टू m1g माइनस m1a, का वैल्यू ये रहा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। फिर देखो इसमें भी m1g आ रहा है, इसमें भी m1g आ रहा है, m1g कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर ये वाली वैल्यू टेंशन ले लेंगे हम, टेंशन लेंगे तो जाएगा m1 प्लस m2, ये m1 प्लस m2 यहाँ पहुँच जाएगा और इधर बचेगा माइनस m1 और ये माइनस माइनस प्लस m2। सॉल्व करेंगे m1 कैंसिल, m2 2m2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 2m2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन में आ जाएगा, तो टेंशन ऐसा दिखेगा हमारा t इक्वल्स टू, ठीक है 2m2 है तो 2 को सबसे पहले लिख लो, फिर m1 m2 अपॉन g अपॉन m1 प्लस m2, ये टेंशन हो जाएगी। इस तरह से लगा हुआ है तो एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, और टेंशन हो जाएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज जल्दी कर सकते हैं, क्या एक्सेलरेशन को जल्दी फाइंड कर सकते हैं। इस वाले केस में एक्सेलरेशन के लिए मुझे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैसे नहीं है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर नेट फोर्स पर नेट एक्सेलरेशन नॉर्मली होता है हमारा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, फोर्स है नेट फोर्स अपॉन मास। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, ये m1g जो है अगर ये कनेक्टेड नहीं होता है स्ट्रिंग से सपोज, तो ये फ्रीली आराम से नीचे जाता है, ठीक है, g एक्सेलरेशन से। जैसे ये इसको छोड़ देंगे तो g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा, तो ऐसे भी g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। और ये इधर से बंधा हुआ है इसके साथ, तो ये क्या कर रहा है, इसके डाउनवर्ड मोशन को अपोज कर रहा है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला। तो ये जो फोर्स है वो इस वाले फोर्स की मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। अगर ये बंधा नहीं होता तो ये फ्रीली गिरता नीचे, ठीक है। तो ये फ्रीली नीचे नहीं आ रहा, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, किसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से। इस फोर्स को ये वाला फोर्स अपोज कर रहा है। ऐसे डायरेक्टली देखने में पता नहीं चल रहा, पर इसको घुमाकर जब तुम इसे सीधा करोगे ऐसे की तरफ, ठीक है, तो ये जो है m2 m1g के अपोजिट दिखेगा तुम्हें। इसको ऐसे घुमाकर स्ट्रिंग को सीधा करोगे तो ये m2g m1g के तुम्हें अपोजिट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली नेट फोर्स अपॉन मास वाले फॉर्मूला से एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या लगेगा, इसको कौन अपोज कर रहा है, ये इसकी मोशन को ये अपोज कर रहा है, नेट फोर्स हो जाएगा m1g माइनस m2g अपॉन टोटल मास, इसका मास प्लस इसका मास, क्योंकि दोनों मोशन में, क्योंकि ये और ये सेम है। तो बिना इक्वेशन के हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, बिना फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर
एक्सेलरेशन डायरेक्टली आ जाएगा, फिर एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो कोई भी एक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, एक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम जल्दी कर लेंगे। ओके, एक तो ये हो गया, और भी बना सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग केसेस ले सकते हैं। जैसे देखो, और अच्छा इसमें एक और चीज देख लेते हैं। एक और चीज क्या है, ठीक है, ये से कनेक्टेड है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, ये जो कनेक्टेड ये वाला पोर्शन जो है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस जगह पर फोर्स, तो उसको F मान लेते हैं, ये F आर रिएक्शन फोर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर इस पुली वाले कनेक्टेड स्ट्रिंग में या रॉड जो भी है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, उसको भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कोई बनाते थे, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर इधर लगा होगा और इस पर इधर लगा होगा ऐसे, तो कितना फोर्स लगा होगा। देखो पुली को ध्यान से देखो, पुली जो है ये मूव नहीं कर रही, इसकी मोशन नहीं हो रही, मोशन नहीं हो रही मतलब इसके जो फोर्सेस है वो क्या है, बैलेंस है। बैलेंस फोर्सेस मतलब जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, क्योंकि ये इसको मोशन नहीं हो रही, एक्सेलरेशन इसका जीरो है, ये हिल नहीं रही यहाँ से। तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना नीचे, नीचे को कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं नीचे इसके, पुली के ऊपर ही लग रहे हैं। ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन किसके ऊपर लग रहा है, पुली के ऊपर, तो ये दोनों लग रहे हैं डाउनवर्ड और ये वाला फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। तो मैं एफ आर को क्या लिख सकता हूँ, इसका और इसके सम के इक्वल। क्यों, क्योंकि दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन लग रहे हैं, सेम डायरेक्शन क्या कर देते हैं, डायरेक्टली ऐड। अगर मैं चाहूँ तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ, एफ आर की वैल्यू, ठीक है, फोर्स ऑन पुली, चाहे तो ऐसा लिख ले। कभी कभी ये सपोर्ट भी कितना फोर्स होता है, कोई पूछ सकता है, दोनों सेम है, यहाँ पर सेम फोर्स लग रहा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल, 2t, तो t का वैल्यू ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 into 4 m1 m2 upon m1 plus m2 into g। यहाँ पर भी फोर्स बता सकते हैं इस वाली चीज पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड। इस तरह से टेबल लगाते हैं, इसकी इस पर ये से लगी हुई है हमारे पास पुली, ठीक है, एक ब्लॉक यहाँ पर है M1 और एक ब्लॉक है यहाँ पर M2। ठीक है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये तो अपने आप इसके मौजूद होने नहीं है, इधर कहीं जाना नहीं है, बट ये जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, यहाँ पर तो नीचे सपोर्ट है इसके लिए, इसके सपोर्ट नहीं, इसकी ग्रेविटी लगी, ग्रेविटी की वजह से कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है, जैसे नीचे आएगा स्ट्रिंग टाइट होगी, इसके अंदर क्या आएगा, टेंशन, इसके अंदर आएगा टेंशन, फिर इस टेंशन की वजह से ये जाएगा आगे, तो ये जाएगा नीचे की तरफ और ये जाएगा आगे की तरफ। ऐसा मोशन को अपने आप हम समझ सकते हैं कि ये जाएगा नीचे तो ये आगे जाएगा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो जितना ही नीचे जाएगा, एक ही स्ट्रिंग है तो जितना ही नीचे जाएगा उतना ही आगे जाएगा, तो दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, इसका एक्सेलरेशन भी होगा, इसका एक्सेलरेशन ये होगा, दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल इक्वल होंगे। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर कर सकते हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम M1 पर बना लो, M2 पे बना लो, FBD on M1 कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नीचे लग रहा है M1G, ऊपर लग रहा है T और ये नीचे आएगा A एक्सेलरेशन से। इक्वेशन क्या लिखेंगे, नीचे आ रहा है तो बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, M1G minus T equals to mass into acceleration, तो यहाँ से T की वैल्यू हो जाएगी M1G minus M1 है, एक इक्वेशन तो ये होगी। एक इसके ऊपर बना देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम on M2, M2 में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, जिसकी वजह से मूव कर रहा है, सिर्फ टेंशन लग रहा है इस तरफ, इसकी वजह से एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है इधर, तो क्या लिखेंगे इसमें, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इसकी और इसकी दोनों T की वैल्यू, दोनों की हेल्प से इक्वेशन 1 and 2,
इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख देंगे, m2a इक्वल्स टू m1g माइनस m1a, p का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, m1a को इधर ले आएंगे तो इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो ये दोनों a कॉमन आ जाएगा, m1 प्लस m2 इधर इधर m1g, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, टेंशन t की वैल्यू, तो t आ गया हमारा m2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो m2 मल्टीप्लाई होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, ये हो गया सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हमने इक्वेशन से कैलकुलेट किया, इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता था, देखो कैसे, यहाँ पर देखेंगे नेट फोर्स जिसकी वजह से मोशन हो रही है, तो यहाँ तो टेंशन लग रहा है, सिर्फ इस पे लग रहा है m1g एक्सटर्नल ड्यू टू ग्रेविटी, इस पे भी लगेगा पर उसकी वजह से इसकी मोशन होगी नहीं, नीचे तो जाएगा क्योंकि सपोर्टेड है तो फिक्स है, बैलेंस हो रहा है, तो नेट फोर्स सिर्फ यही है, तो यही नेट फोर्स है, m1g हो गया हमारा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, टोटल मास में इसका दोनों का मास ऐड होगा तो m1 प्लस m2, ये आ गया डायरेक्टली हमारा एक्सेलरेशन बिना इक्वेशन के। फिर इसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी, तो ये बहुत जल्दी हो गया, ठीक है, मतलब और ये हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली एक्सेलरेशन m1g अपॉन टोटल मास, ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन, और फिर टेंशन मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास है एक्सेलरेशन आ गया, p की वैल्यू आ गई, खत्म हो गया सॉल्व। अब कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो ये सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है यहाँ से ये फिक्स है, ये इस पे कितना फोर्स लग रहा है, सपोर्ट पे पुली का जो सपोर्ट है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, पुली का जो सपोर्ट है उस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, पुली पे देखो कौन सा फोर्स लग रहा है, एक इधर लग रहा है टी, एक इधर लग रहा है टी, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको लिखते हैं हम Fr, ठीक है, तो ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू बना सकते हैं, फोर्स ऑन पुली या पुली सपोर्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, तो फ्री बॉडी डायग्राम हम पुली पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, फोर्स ऑन पुली सपोर्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो ये पुली हो गई हमारी, ठीक है, इधर लग रहा है टी, इधर लग रहा है टी, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों टी का, ठीक है, जो परपेंडिकुलर लग रहा है वो नेट फोर्स जो होगा वो Fr इक्वल हो जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर लग रहे हैं, तो टी और टी का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर रिजल्टेंट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 2t स्क्वायर मतलब रूट 2t, और t की वैल्यू थोड़ी देर पहले निकाली थी हमने, क्या आई थी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इनटू g, ये आ गया हमारा इस पुली सपोर्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, पुली पे देखेंगे टेंशन, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना सीखा था हम वेक्टर में, रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, अगर थीटा एंगल पर है तो बताया था रूट ओवर f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, थीटा हम दोनों के बीच की एंगल f1 f2 के बीच का, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, cos 90 जीरो हो जाएगा, तो f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर बचेगा, तो t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर, तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड केस, केस थर्ड में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा इंक्लाइंड प्लेन ले रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर एक पुली ले लेते हैं,
ऐसे जा रही है, इधर ये मास कनेक्टेड है इससे m1, और इधर से जा रहा है, इधर तो इसमें मास कनेक्टेड है m2। ये जो है ये इंक्लाइन प्लेन है स्लोप वाला, इस एंगल को लेते हैं थीटा। अब देखो इंक्लाइन प्लेन पे किस फोर्स की वजह से मोशन होती है, तो उसकी वजह से देख रहे हैं कि हम यहाँ पे अलग से बना देता हूँ मैं इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा, ये हो गया हमारा ब्लॉक, इसका मास m1। तो क्या होता है स्लोप पर अगर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है तो क्या होता है ये अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे स्लोप के ऊपर तुम बॉल वगैरह कुछ भी रखते हो तो लड़कते भी नीचे जाती है, इसे लड़कती भी नीचे जाती है, तो ऐसे ये भी फिसलता हुआ नीचे आ जाएगा। तो फ्रिक्शन नहीं है बिल्कुल भी, तो इजीली नीचे आ जाएगा। किसकी वजह से? ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी लगती है वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पर इस पे भी ग्रेविटी लग रही है, वो लग रही है वर्टिकली डाउन इधर m1g, ठीक है, या m ले लेते हैं सिंपल mg। तो ग्रेविटी आ गई इस तरफ, इस तरफ। अब ये इधर तो तोड़ के तो नीचे जाएगा नहीं, ठीक है, जहाँ इस तरफ है, इस तरफ जा रहा है, मतलब इधर इस फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट इस तरफ लग रहा है। इस फोर्स को हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा प्लेन के अलोंग इस तरफ। दो कंपोनेंट आता है, एक इधर एक इधर, प्लेन के अलोंग। ऐसे जैसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में बनाया था, जी के कंपोनेंट लिए थे, वैसे सेम यहाँ पर भी ले लो। देखो एंगल क्या होगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर मतलब ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये बचा हुआ ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। ये वाला एंगल क्या होगा? थीटा। तो ये थीटा है, तो ध्यान रखना ये हमेशा थीटा होगा, उसको तुम सिंपल मैथमेटिक्स से कैलकुलेट कर सकते हो। थीटा ये 90 माइनस थीटा, पूरा 90, तो बचा हुआ थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा एंगल है। तो m1 mg जो है इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ये mg है, इसके दो कंपोनेंट, एक आएगा थीटा के साथ वाला, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, और एक दूसरा वाला हो जाएगा mg sin थीटा। तो ध्यान रखना दो कंपोनेंट हमेशा ऐसे ही आएंगे, जो mg जो लग रहा है उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, तो प्लेन के अलोंग वाला हमेशा mg sin थीटा होगा। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये हमेशा mg sin थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट हमेशा mg cos थीटा होगा। ये तुम्हें याद रख लेना है अच्छे से, mg sin थीटा mg cos थीटा, ये कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला कंपोनेंट जो mg cos थीटा है, इसकी वजह से तो ये अंदर तो जाएगा नहीं, इसमें प्लेन को तोड़ के अंदर तो जाएगा नहीं, ये जा रहा है इस तरफ, तो किसकी वजह से मोशन हो रही है इसकी? mg sin थीटा की वजह से। तो यहाँ पर इस पर भी जो मोशन वाला जो फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से इसकी मोशन हो रही है, ठीक है, तो वो जाएगा इस पर, इस तरफ कौन सा होगा? m1g sin थीटा। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इधर भी लग रहा है, वो mg cos थीटा लग रहा है, पर उसकी वजह से कुछ मोशन नहीं होगी, सिर्फ इसकी वजह से होगी mg sin थीटा की वजह से। इस पर मोशन वाला कोई फोर्स लग रहा है, इधर वेट लग रहा है, पर वो बैलेंस हो रहा है इससे प्लेन से नीचे की तरफ, तो इस तरफ ये नीचे जाएगा नहीं, ये जाएगा आगे की तरफ। क्यों जाएगा? क्योंकि जब ये इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये टेंशन आएगी इसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, और इस टेंशन की वजह से आगे आएगा। अब जितना ये नीचे जाएगा उतना ही आगे आएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन ए होगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर तुम कर सकते हो, और हम यहाँ पर भी डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। डायरेक्टली एक्सेलरेशन देखो कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है? सिर्फ इसकी वजह से मोशन हो रही है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स, ये टेंशन तो बदलेंगे नहीं हम, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल फोर्स। क्या हो गया एक्सटर्नल फोर्स? नेट m1g sin थीटा, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन टोटल मास। टोटल मास इसका मास प्लस इसका मास, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब टेंशन निकालनी है, सिंपल इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, FBD ऑन m2। कैसे टेंशन लग रहा है इधर इस तरफ, और आगे एक्सेलरेट कर रहा है, टेंशन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो m2 को इससे,
तो एक साथ लिख देते हैं इसको, m1 को पहले लिख देते हैं, फिर m2 g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गई टेंशन की वैल्यू। निकल गई टेंशन स्प्रिंग के, कितनी टेंशन आएगी, ये हो गया सॉल्व, आ गया आंसर। ठीक, ऐसा हम कर सकते हैं इसको सॉल्व। केस 3 और देखते हैं, केस 4 देखते हैं यहाँ पर। देखो केस 4 में केस 4 में क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं और चेंज कर रहा हूँ डायग्राम का। कोई पुली लेंगे, ठीक है, वही इंक्लाइन प्लेन भी ले रहा हूँ मैं, और उसको थोड़ा वैसे कर देता हूँ। ठीक है, इधर लगा हुआ है मास। अब वैल्यू लेके ले लेते हैं, चलो वैल्यू ले लेते हैं। इसकी वैल्यू लेता हूँ मैं 4 kg, ठीक है, और ऐसे एक मास इधर ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 4 kg ले लेते हैं, ये भी 4 kg, ये भी 4 kg, और ये एंगल मान लेते हैं, सपोज ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो इसमें पूछ लिया कि 4 kg का एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब इसका इसका दोनों को एक्सेलरेशन सेम ही होंगे, बस डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। और टेंशन क्या होगी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग T की वैल्यू और एक्सेलरेशन बताना, एक्सेलरेशन कितना होगा। इसको करने का सिंपल मेथड है, वो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले देख लेते हैं फोर्स कौन सा लग रहा है। इस पे लग रहा होगा इस तरफ, नीचे की तरफ कौन सा, mg 4 into g, g की फॉर्म में ले लेते हैं, 4g फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर कितना लग रहा होगा, इस तरह लगता है mg sin थीटा, m का वैल्यू 4g sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री वैल्यू पता है, sin 30 डिग्री तो 1/2, इसको बोलूंगा 1/2, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 2g। तो इधर फोर्स लग रहा है कितना, 2g, इधर लग रहा है 4g। तो अब यहाँ से तुम देख के बता सकते हो कि कौन ऊपर जा रहा होगा, कौन नीचे आ रहा होगा, कैसे मोशन हुई होगी। पहले मास देखा था 4 kg सही, तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है तो कहीं मूव नहीं करने चाहिए। फिर हमने देखा कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 4 kg इस पे लग रहा है, और इस पे लग रहा है 2g, तो इस पे ज्यादा लग रहा है, इस पे कम लग रहा है, इस पे ज्यादा लग रहा है तो ये जाएगा नीचे की तरफ, ये कम लग रहा है तो ये इधर जाएगा। और एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होंगे दोनों के। उसकी वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कैसे, कोई नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स, ठीक है, ये नीचे जा रहा है और इसको अपोज कौन कर रहा है, ये वाला फोर्स, ये जा रहा है नीचे, इसको अपोज करेंगे ये, तो नेट फोर्स लिखेंगे 4g माइनस 2g अपॉन टोटल मास। टोटल मास इसका मास प्लस इसका मास, इसका भी 4, इसका भी 4, 4 प्लस 4 8, तो a की वैल्यू देगी 4g माइनस 2g, 2g/8, दैट मींस g/4। तो g/4 होगा हमारा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी भी एक पर, इस पर बना लो या इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, सॉल्व कर लो। तो इस पर बनाते हैं, इस पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम, FBD on 4 kg, ठीक है, 4 kg ये वाला, ये इधर लग रहा है T, इधर लग रहा है कितना 2g, और ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, उधर T लग रहा है, इधर लग रहा है 2g, और एक्सेलरेट उधर करेगा। तो मतलब T की वैल्यू ज्यादा है 2g का, मतलब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, T माइनस 2g इक्वल्स टू, ये 4 kg है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन 4 into a, और a का वैल्यू g/4, 4 कैंसिल, तो t इक्वल्स टू 2g और g 3g हो जाएगा। चाहे तुम यहाँ से निकाल सकते थे, यहाँ से क्या बनती, 4g माइनस t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो t का वैल्यू 4g माइनस g, 4g माइनस g मतलब 3g आ जाता है। यहाँ पर वही सेम आंसर आता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, g का वैल्यू छोड़ तुम 9.8 ले सकते हो या फिर 10 ले सकते हो, और वैल्यू पुट करके इनकी एक्चुअल वैल्यू बता सकते हो। तो ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
एक और लेते हैं इसमें इस तरह से, फिर फिफ्थ में क्या है, ये इस तरह से मैं प्लेन ले रहा हूं, एंगल इसको ले रहा हूं 37 डिग्री, इसको ले रहा हूं मैं 53 डिग्री, ये ऑब्वियसली 90 हो जाएगा, यहाँ पे पुली लगा दी हमने, ठीक है। एक रस्सी जा रही है इधर, इससे ब्लॉक कनेक्टेड है, उसका वहां से 5 kg, और इधर से ड्रॉप जा रही है, ठीक है, उससे भी मास कनेक्टेड है 5 kg, इधर भी 5 kg, इधर भी 5 kg, तो इसमें हमें एक्सेलरेशन निकालना है, और टेंशन होता है, टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं, देखो दोनों मास सेम है 5 kg 5 kg, तो नॉर्मल दिमाग में क्या आएगा कि मोशन होगी नहीं, यहाँ पर दोनों मूव नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन जीरो होगा, और यहाँ पर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्लोप अलग अलग है प्लेन के, ये इसका स्लोप ज्यादा है, एंगल ज्यादा है, इसका स्लोप कम है, एंगल कम है, स्लोप ज्यादा है मतलब ये आसानी से नीचे आएगा, ठीक है, ये उतना आसानी से नीचे नहीं आएगा, मतलब ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर की तरफ आएगा, चाहे तो हम कैलकुलेट भी करके बता सकते हैं। तो जो फोर्स लगता है वो लगता है mg sin थीटा, जो फोर्स लगता है वो लगता है mg sin थीटा, ठीक है। तो इधर लगेगा m का वैल्यू 5, g sin 53 डिग्री, और इधर लगेगा फोर्स mg sin 37 डिग्री। अब sin 53 और sin 37 की वैल्यू वैसे तुम्हें आनी चाहिए, नहीं आई तो इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है, इसको हर बार बताता हूँ वैसे मैं, नॉर्मली हमें ध्यान दे देते sin 37 sin 53, तो टाइम का ध्यान रखना होता है तुम्हें, ये वाला, ये 37, ये 53, ये 90, ये 3, ये 4, ये 5, एंगल के सामने वाली छोटा एंगल है, सामने वाली साइड छोटी, बड़ा एंगल साइड बड़ी, sin 37 यहाँ से पता चल रहा है, ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5, और sin 53 क्या हो जाएगा, ये एंगल है तो ये सामने परपेंडिकुलर 4/5, तो ये 4/5 है इसकी वैल्यू, तो 4/5 लिखूंगा तो 5 कैंसिल, ये आ जाएगा मेरे पास 4g के इक्वल, ठीक है, 4/5 5 कैंसिल, 4g के इक्वल ही आएगा, और ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू लिखेंगे 3/5, तो 3/5 5 कैंसिल हो जाएगा 3g के इक्वल, इधर इस पे फोर्स लगा है 3g, इस पे फोर्स लगा है 4g, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स कम है, फोर्स ज्यादा है तो इधर ही नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, और दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे, जितना इसका डाउनवर्ड होगा एक्सेलरेशन, इतना इसका ऊपर होगा। अब डायरेक्टली एक्सेलरेशन में लिख सकता हूँ, कैसे एक्सेलरेशन लिखना हमें आता है, डायरेक्टली एक्सेलरेशन नेट फोर्स, इसका फोर्स माइनस इसका, क्योंकि नीचे जाना चाह रहा है इसको अपोज करेगा ये, तो 4g माइनस 3g अपॉन टोटल मास 5 + 5 10, तो ये आ जाएगा g/10, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब टेंशन निकाल सकते हैं किसी भी एक के ऊपर, फ्री बॉडी डायग्राम हम इसका बना लो, तो Fbd on 5 kg, इस वाले बना होगा, तो ये हो गया हमारा 5 kg, इधर लग रहा है 5g, ऊपर लग रहा है टेंशन T, और नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो 5g माइनस T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 5, और A का वैल्यू g/10, ये g/2 हो जाएगा, तो T आ जाएगा 5g माइनस g/2, सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 9g/2, ठीक है, जी की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा, तो ये टेंशन की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये भी आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, इस सिस्टम को थोड़ा अलग बनाते हैं हम, इसमें एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, वो जो कंस्ट्रेंट मोशन वाला जो पार्ट था हमने पढ़ा था किसमें,
इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कंस्ट्रेंट मोशन, उससे देखते हैं केस 6 डायग्राम हम बना रहे हैं इस तरह से। ये पुली लगी हुई है, ये कोई पुली है जो फ्री टू मूव है। तो यहाँ पे मास कनेक्टेड है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे मास ले लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं हम 2 kg और यहाँ पर लेते हैं 2 kg। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दोनों मास सेम है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि मोशन नहीं होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ होगा, देखा कैसे। सबसे पहले हम टेंशन के बारे में देखते हैं। तो टेंशन में देखूं तो यहाँ से लेके ये घूम के जा रही है इधर, फिर ये आ रही है इधर से और इधर, तो ये पूरी एक ही स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक। देख रही है तुम्हें, एक ही स्ट्रिंग है, इसका मतलब इस पूरे में टेंशन सेम रहेगा। तो ये उल्टा बना देगा डायरेक्शन। यहाँ से लेके इस पूरे में टेंशन क्या रहेगी, सेम टेंशन रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो पुलीज ले रहे हैं मासलेस ले रहे हैं, पुलीज आर मासलेस, पुली का मास नहीं कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, मास कंसीडर करेंगे तो फिर अलग आंसर आएगा, तो मास नहीं ले रहे हैं यहाँ पर पुली का। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी टेंशन दी। अब बात करते हैं, देखते हैं एक्सेलरेशन की। और ये मासलेस लेते हैं तो एक और चीज मैं बता दूं, ठीक है, ये मासलेस है, यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, तो जितना फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही फोर्स इस पे नीचे भी लगेगा। जितना फोर्स ऊपर लगेगा और नीचे, तो यहाँ पर ये अलग स्ट्रिंग आ गई थी, यहाँ पे अलग फोर्स लगा होता है, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 2T। तो जब मासलेस पुली होगी तो उसकी मोशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना फोर्स ऊपर लग रहा हो उतने नीचे लग रहा होगा। इसको ऊपर की तरफ TOT 2T लग रहा है तो नीचे भी 2T लग रहा होगा। ग्रेविटी में ऐसे 2G लग रहा होगा, इधर भी 2G। अब देखो, जैसे हम मान लेते हैं कि ये आ रहा है नीचे, ये वाला आ रहा है नीचे। ठीक है, ये नीचे आएगा। ठीक है, हमें नहीं पता कौन नीचे आएगा कौन ऊपर आएगा, हम हमारे तरफ से मान लेंगे। तो ये मान लिया मैंने, ये आ रहा है नीचे। जब ये नीचे आएगा तो ये स्ट्रिंग की इधर लाइन बढ़ेगी, इधर लाइन बढ़ेगी, तो ये पुली जाएगी ऊपर, और जितना पुली ऊपर जाएगी उतना 2 kg भी ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बहुत सिंपल से तरीके से समझ सकते हैं हम। कैसे? कंस्टेंट मोशन अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, या फिर एक ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये पुली ऊपर आकर यहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई इस जगह पर। तो जब पुली यहाँ पर पहुंचेगी तो देखो ये स्ट्रिंग की ये वाली लेंथ एक्स लेंथ, ठीक है, और ये वाली लेंथ इधर भी एक्स लेंथ। तो इधर से और इधर से जब ये पुली ऊपर पहुंचेगी, यहाँ से लेंथ फिक्स है, यहाँ से और स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं आ सकती। जब स्ट्रिंग एक्स्ट्रा नहीं आ सकती तो पूरी पुली ऊपर जाएगी, तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये कहाँ जाएगी? पुली पहुंच गई यहाँ पर, अब स्ट्रिंग की ये लेंथ और ये लेंथ ये कहाँ गई? ये लेंथ जाएगी इस तरफ, इधर नीचे की तरफ। तो देखो जब ये x ऊपर आती है, ये वाली पुली जब x ऊपर आएगी तो ये x और x कितना हो गया? 2x। यहाँ की लेंथ भी x, यहाँ की लेंथ भी x, और 2x लेंथ स्ट्रिंग की कहाँ गई? वो स्ट्रिंग की 2x लेंथ जाएगी इस तरफ। मतलब जब ये पुली x ऊपर आएगी, मतलब ये 2 kg मास जब x ऊपर आएगा तब ये 2x नीचे जाएगा। ये जब x ऊपर आएगा तो इसका 2x नीचे जाएगा। जब इसकी वेलोसिटी v होगी ऊपर की तरफ, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 2v होगी। इसका एक्सेलरेशन जब a होगा ऊपर की तरफ, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a होगा। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन बता सकते हैं, इसका एक्सेलरेशन अगर ये ऊपर आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो ये नीचे आएगा, तो इसका एक्सेलरेशन 2a होगा। क्यों? क्योंकि जब ये x मूव कर रहा है तो 2x नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उसको बता सकते हैं कि यहाँ से x लेंथ चेंज होगी उस वजह से। और ध्यान रखने का तरीका क्या है? ध्यान रखने का तरीका ये है, जहाँ टेंशन ज्यादा होगी वहाँ एक्सेलरेशन कम होगा, जहाँ टेंशन कम होगी वहाँ एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, ऐसा ले लेंगे। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर उस वाले मेथड से नहीं करेंगे, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यहाँ पर इक्वेशन बनाकर ही करेंगे, जहाँ पर भी अलग अलग एक्सेलरेशन आएगा तो अलग अलग एक्सेलरेशन के केस में हम डायरेक्टली नहीं निकालेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, टोटल फोर्स अपॉन मास जब एक्सेलरेशन सेम होंगे दोनों बॉडीज के तब डायरेक्टली निकालेंगे एक्सेलरेशन, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, सही नहीं आएगा आंसर।
यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो एफ बी डी पहले इस पे बना लो, तो ये 2 kg इस पे बना रहा हूँ मैं, ऊपर लग रहा है T, नीचे लग रहा है 2g, और ये आएगा नीचे की तरफ कितना एक्सेलरेशन से, 2a एक्सेलरेशन से, ठीक है। इक्वेशन लिखो, नीचे आ रहा है 2g माइनस टी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 into 2 है 4 है, तो t की वैल्यू देगी 2g माइनस 4 है। अब एक फ्री बॉडी डायग्राम इसके ऊपर बना लो, इसके ऊपर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये भी 2 kg है, ऊपर लग रहा है 2t, ध्यान देना 2t लग रहा है और नीचे 2g लग रहा है, और a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। क्या इक्वेशन लिखेंगे, 2t माइनस 2g इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2a, ठीक है। तो 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी g प्लस a। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, a की वैल्यू फिर t की भी आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को एक बार पुट कर दो, तो ये जाएगी g प्लस a इक्वल्स टू 2g माइनस 4a, 4 इधर आएगा, g उधर आएगा, तो 4 इधर आएगा तो सब ऐड हो जाएगा, 5 है, ये उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा g, यहाँ से a की वैल्यू लेंगे मेरे पास g बाय 5, ये आ गया a का वैल्यू, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दो या कहीं पे पुट कर दो, टेंशन आ जाएगा। t का वैल्यू तो क्या आएगा, g प्लस a का वैल्यू g बाय 5, सॉल्व करेंगे इसको तो 6g बाय 5, ये टेंशन हो जाएगी यहाँ पर। और ये जो एक्सेलरेशन है ये वाला, ये इसका एक्सेलरेशन है। अगर तुमसे पूछेंगे इसका एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन 2 ही होगा, मतलब इसको तुम्हें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले का एक्सेलरेशन 2 है तो 2g बाय 5 होगा, इसका एक्सेलरेशन g बाय 5 होगा, और ये जो इसमें टेंशन होगी वो आएगी g 6g बाय 5, और पूछे यहाँ पर कितनी टेंशन होगी, तो 2t, इसका 2 टाइम्स 12g बाय 5। तो ये इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एक्सेलरेशन लगाएंगे तो इस तरह से करेंगे। और टेक्निक क्वेश्चंस वैल्यू पुट करके देखते हैं कैसे करेंगे, वैल्यू पुट करके। देखो इस तरह से लेंगे, सपोज ये इस तरह से है, जो ये हमारी पूरी ये मास कनेक्टेड है, यहाँ पर इसकी वैल्यू लेते हैं 2 kg, यहाँ पर एक और मास कनेक्टेड है, इसकी वैल्यू लेते हैं 4 kg, और यहाँ पे इसको फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है। उसकी वैल्यू लेते हैं कुछ भी, जैसे मान लो 24 न्यूटन ले लिया। तो ये सिस्टम इस तरह से, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 24 न्यूटन, ये आगे आएगा, ये पुली से कनेक्टेड है, ये पुली भी आगे बढ़ेगी, ये पुली आगे बढ़ेगी, तो ये ब्लॉक की भी मोशन होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि फ्रीली पुली मूव कर रही है। जहाँ पर भी फ्रीली पुली मूव कर रही हो, पुली किसी से कनेक्टेड नहीं, फिक्स्ड नहीं है पुली, तो वहां पर एक्सेलरेशन गड़बड़ होना ही है, एक का कम एक का ज्यादा होना ही है। देखो इसको देखता हूं मैं कैसे। अब जैसे मान लो ये इसने मूव किया x, ये x मूव करेगा तो पुली भी x मूव करेगी, पुली पहुंच जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से लेंथ फिक्स है, इस स्ट्रिंग की लेंथ फिक्स है, लेंथ फिक्स है इस स्ट्रिंग की, और जब पुली यहाँ पर पहुंचेगी तो ये स्ट्रिंग यहाँ से ऐसे आएगी, तो यहाँ पर भी x लेंथ इंक्रीज होगा, यहाँ पर भी x लेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि जब पुली यहाँ पर पहुंचेगी तो इधर x लेंथ एक्स्ट्रा आएगा, और वो x लेंथ एक्स्ट्रा इधर से तो आ नहीं सकता, इधर से तो फिक्स है, कहाँ से आएगा, इस तरफ से, इस तरफ से x एक्स्ट्रा लेंथ आएगा, ठीक है, x लेंथ आएगा। इसका मतलब जब ये x मूव करेगा तो ये x और x 2x लेंथ इधर से आएगा एक्स्ट्रा इस जगह से, तो जब ये x आगे जाएगा तो ये 2x आगे जाएगा, ठीक है। ये अगर x आगे जाएगा तो ये 2x आगे जाएगा, इसका एक्सेलरेशन अगर a होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2a। टेंशन से भी चेक कर सकते हो कैसे,
यहाँ पे इससे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक स्ट्रिंग, इसमें टेंशन थी मान लो, पूरी मासलेस लेंगे हम, पूरी मासलेस लेंगे तो यहाँ पे टेंशन कितनी हो जाएगी 2t। तो टेंशन ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम होगा, टेंशन कम है, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। ठीक है, जरूरी नहीं डबल ही हो, पर कम ज्यादा का हमें पता चल जाएगा। तो डबल का पता कैसे चलेगा कि जो पुली आगे जाएगी तो ऊपर से भी एक्स लेंथ, नीचे से भी एक्स लेंथ इंक्रीज होगी, वो इधर से आएगी तो 2 आगे आएगा। तो यहाँ से हम बता देंगे। अब इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करना है कैसे, पहले इसके ऊपर बना लो इक्वेशन। तो इसके ऊपर क्या बनेगी, FBD 4 kg, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये 4 kg हमारा, इधर लग रहा है 24 और इधर लग रहा है 2t और ये एक एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है। देखो इक्वेशन 24 माइनस 2t इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से t की वैल्यू जाएगी, इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे और 2 से कैंसिल कर देंगे। तो ये जाएगा t इक्वल्स टू 12 माइनस 2a, फर्स्ट इक्वेशन। फिर फ्री बॉडी डायग्राम इसके ऊपर बना दो, 2 kg के ऊपर FBD on 2 kg। तो 2 kg पर एक ही फोर्स लग रहा है सिर्फ, टेंशन T, और ये 2a एक्सेलरेशन से आ गया है, इसके एक्सेलरेशन 2a ध्यान देना है ना, एक्सेलरेशन सेम नहीं लेना है। तो T इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन 2 into 2 है 4 है। इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। तो T की जगह 4 पुट कर दो यहाँ पर, तो ये 4a इक्वल्स टू 12 माइनस 2a, ये इधर आएगा 6a इक्वल्स टू क्या है, तो a की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू 2 आ गई तो टेंशन आ जाएगी, 2 पुट करेंगे तो टेंशन की वैल्यू 8 न्यूटन। तो यहाँ पर जो टेंशन होगी इस वाली स्ट्रिंग के अंदर वो 8 न्यूटन होगी और इस वाले के अंदर 2 into 8 मतलब 16 न्यूटन। इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और इसका जो एक्सेलरेशन है 2a है, 2a मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में ध्यान देना एक्सेलरेशन किसका पूछा है, इसका पूछा है तो इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर इसका पूछा होगा तो वो आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन तुमने देखे होंगे, ये आएंगे तुम्हें समझ में किस तरह से हमें करना है। ठीक है, अगर एक बार में समझना है तो एक बार फिर से दोबारा पॉज करके अच्छे से समझने की कोशिश करना क्वेश्चंस को, किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इनको किस तरह से देख रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से मैं समझ रहा हूँ, जैसे मैं समझ रहा हूँ वैसे समझने की कोशिश करना है। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जैसे पिछले हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए थे, ऐसे ही ये जो पढ़ा हुआ है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वीडियो के क्लास में तुम्हें मिलेंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देंगे, उनको भी तुम्हें सॉल्व करना रहेगा। ठीक, तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना और जो भी तुम्हारी क्वेरीज डाउट वगैरह आता है तो उनको पूछना, तुम जो भी तुम्हारे डाउट्स आते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। ओके, थैंक यू।